युद्ध की आहट है। सीरिया में रूस अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ने की आशंका है, क्योंकि सीरिया करीब 1 दशक बाद दोबारा गृह युद्ध में उलझ गया है। पिछले 4 दिनों से सीरिया के करीब आधे हिस्से पर विद्रोही संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। सीरिया में विद्रोही गुटों ने 4 दिन में अलेप्पो शहर कब्जा लिया है। सीरिया में विद्रोही गुटों ने 4 दिन में कब्जाया अलेप्पो शहर। सीरियाई सेना को अपनी पोस्ट से पीछे हटना पड़ा है, जो जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि हमले में 100 से ज्यादा सीरियाई सैनिकों की मौत। सेना भागी विद्रोही लड़ाकों ने हवाई फायर कर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए हैं। 2016 में सीरियाई सेना ने विद्रोहियों को अलेप्पो से खदेड़ा था। अब 8 साल बाद वापस विद्रोहियों का अलेप्पो पर कब्जा हो गया है। सीरिया में विद्रोही गुट का मिलिट्री बेस पर भी कब्जा। हालांकि रूस ने सीरियाई सेना की मदद के लिए हवाई हमले किए हैं। रूस ने विद्रोही गुटों के काफिले और ठिकानों पर भी हमले किए। रूस के हवाई हमलों में 300 विद्रोही मारे जा चुके हैं। विद्रोही गुट में HTS हयात तहरीर अल शम सहयोगी संगठन शामिल है। HTS को अलकायदा का समर्थन भी हासिल है। सीरियाई सेना, ईरानी मिलिशिया, रूस मिलकर HTS को जवाब दे रहा है। रूसी सेना की मदद से अलेप्पो, इदलिब में विद्रोही गुटों पर हमले। अलेप्पो के कुछ हिस्सों पर कुर्दिश लड़ाकों का भी कब्जा। विद्रोही गुटों ने अलेप्पो में कुर्दिश लड़ाकों के ठिकाने पर भी हमले किए। कुर्दिश लड़ाके विद्रोही गुट HTS के खिलाफ लड़ रहे हैं। ब्रिगेडियर सरदेंदु डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड। आपको बता दें कि जिस तरह के हालात सीरिया में बन रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरदेंदु जी। कैसे देख रहे हैं सीरिया दोबारा गृह युद्ध में क्या उलझता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह के हालात वहां पर बनते हुए दिख रहे हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। सीरिया में एक बार फिर से गृह युद्ध शुरू हुआ है। देखिए, सीरिया के अगर इतिहास में जाएंगे और रिसेंटली एक डिकेड पहले जाते हैं, तो 2011 से 2016 तक एक तरीके का गृह युद्ध चला, जिसमें अलेप्पो को पहले भी इस तरीके के रेबल ग्रुप ने पूरी तरीके से कब्जा कर रखा था। लेकिन बीच में रूस ने, जो उनके सत्ताधारी पार्टी है बाथ पार्टी, उनके जो बशर अल असद जो हेड ऑफ स्टेट है, प्रेसिडेंट है सीरिया के साथ, उनके साथ मदद की और पूरी तरीके से रेबल पे कंट्रोल किया और एक सीज फायर वहां लागू किया। लेकिन ये जो रेबल ग्रुप वहां पे बार बार सक्रिय हो जाता है, उसको देखिए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उन सारे कंट्रीज का सपोर्ट मिलता है जो अमेरिका के खेमे में आते हैं। अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, ये सारे के सारे इस तरीके के जो रेबल ग्रुप है उसकी मदद करते हैं और कहीं ना कहीं उनका मकसद ये रहता है कि बशर अल असद की जो सरकार है उसको सत्ता से हटाया जाए, क्योंकि वो एक डिक्टेटर है। जो बाथ पार्टी का डोमिनेंस 1973 से सीरिया में चल रहा है। इनके देखिए जो फादर थे वो भी वहां के प्रेसिडेंट थे। अब उनकी सत्ता इनके बेटे के पास है, वो 2000 से वहां के सीरिया के प्रेसिडेंट है। तो एक डेमोक्रेसी को लाने के लिए वहां एक प्रयास चलता रहता है इस तरीके के रेबल ग्रुप द्वारा। लेकिन जहां के ईरान और रूस का सवाल है, वो सीरिया की गवर्नमेंट की मदद के लिए खड़े होते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि देखिए, रशिया ने एयर स्ट्राइक भी किया अलेप्पो में, जिसमें 30 जो है उनके लड़ाके मारे गए हैं। और जो हयात तहरीर अल शाम जो है, जो आज की डेट में रेबल ग्रुप है जिसने अलेप्पो पे कब्जा कर रखा है, तो उन्होंने देखिए एयरपोर्ट को भी कैप्चर किया, उन्होंने पुलिस स्टेशन कैप्चर किया, उन्होंने जिस तरीके से अलेप्पो पे आप देखेंगे कि टैंक दौड़ रहे हैं, जिस तरीके की फायरिंग खुलेआम कर रहे हैं, तो पूरी तरीके से अलेप्पो जो सिटी है उनके कब्जे में आ रखा है। ये एक बड़ी त्रासदी का समय है। देखिए, जिस दिन से लेबनान, सदर्न लेबनान में सीज फायर लागू हुआ, उसी दिन से सीरिया में ये ऑपरेशन शुरू हो गया। ये रेबल ग्रुप तमाम तरीके से संगठित हुए और उन्होंने एक तरीके का स्ट्राइक कर दिया अलेप्पो सिटी में। तो अभी भी मिडिल ईस्ट की समस्या सुधर नहीं रही। एक तरफ वो मोनार्क देश जो अमेरिका के साथ हैं, चाहे वहां डेमोक्रेसी हो चाहे ना हो, वहां पे शांति है, अमेरिका उनको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है। वहां दूसरी तरफ सीरिया में जहां पे डिक्टेटर है,
बशर अल असद की सरकार है, जो कि रशिया का एलाई मानते हैं, ईरान का एलाई मानते हैं, वहां पे इस तरीके के नॉन स्टेट एक्टर, जिनमें कि हयात तहरीर अल शाम शामिल है, उनकी अमेरिका मदद करता है, उनकी इजराइल मदद करता है, और उनको हथियार बंद करके सत्ता परिवर्तन की कोशिश करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अमेरिका के जो पिछलग्गू देश मिडिल ईस्ट में है, वहां तो शांति बनी रहती है, लेकिन जो उनकी लाइन को टो नहीं करते, वहां पे इस तरीके का टर्मोइल है। इसके लिए देखिए, मोसाद और सीआईए का जो नेटवर्क मिडिल ईस्ट में है, वो बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है। देखिए, सीरिया में भी इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट हुए हैं। जिस तरीके का पेजर का ब्लास्ट आपने देखा था हिजबुल्लाह में हुआ, उसी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट सीरिया में भी किया है। तो ये दिखाता है कि मोसाद की पैठ देखिए पूरे पूरे मिडिल ईस्ट में है। वो जब चाहे, जहां जिस भी तरीके का एक्शन चाहे कर सकता है। एक तरफ उसने देखिए सबसे पहले हमास को खत्म किया, हिजबुल्लाह को खत्म किया, सदन लेबनान में तबाही मचाई, और जब वहां पे सीज फायर लागू हो गया, तो एक और प्रमुख एलाई जो ईरान का है, सीरिया, उसके ऊपर हमले शुरू कर दिए, और उसमें मदद ली उसने रेबल ग्रुप की। उसने मदद ली हयात तहरीर अल शाम, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनकी पार्टी मानती, बात पार्टी मानती है, और उसको रेबल की संज्ञा दी गई है। और आज की डेट में देखिए उनका कंट्रोल देखिए सीरिया पे कितना ज्यादा हो रखा है। तकरीबन 30% टेरिटरी तमाम तरीके के छोटे छोटे फैक्शन ग्रुप्स के पास है। बशर अल असद की सरकार सिर्फ 60 से 65% टेरिटरी पे अपना कंट्रोल रखती है। लिहाजा उसको बार बार मदद के लिए रशिया की तरफ देखना पड़ता है, ईरान की तरफ देखना पड़ता है। और ये जो सीरिया है, सीरिया से ही देखिए हिजबुल्लाह की रसद और सप्लाई आ रही थी, मिलिट्री का जो हार्डवेयर था वहां से आता था। लिहाजा ये कहीं ना कहीं इसराइल की आंख में किरकिरी था, इसलिए इस तरीके के ऑपरेशन हो रहे हैं। आज की डेट में ये ऑपरेशन कंट्रोल में नहीं है सरकार के, अनटिल अनलेस अगले 72 घंटे के अंदर अंदर अगर रशिया की मदद पहुंचती है सीरिया में, तो इसको कुछ कंट्रोल हो सकता है। आज की डेट में जो सीरियन आर्मी उसने बाकी शहरों की घेराबंदी कर रखी है, वो इंश्योर कर रहे हैं कि ये जो रेबल ग्रुप है, हयात अल असद, हयात अल तहरीर शाम, ये पूरी तरीके से हावी ना हो जाए सीरिया पे, ऐसा ना हो कि ये सत्ता वहां बदल जाए। तो इसका उनको अंदेशा है। लिहाजा रशिया और ईरान पूरी तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी के साथ है, लेकिन जो उनको मदद मिल रही है वो इसराइल से मिल रही है, मदद जो मिल रही है वो अमेरिका से मिल रही है, और ये मैं मानता हूं कि सत्ता का संघर्ष आगे कुछ दिनों तक चलता रहेगा। इसी के लेकिन तहत देखिए, बिल्कुल लेकिन शरदेंदु जी, मैं ये ज़रा आपसे समझना चाहूँगी कि क्या इसके बाद अब अमेरिका और रूस के बीच तनाव वाली स्थितियाँ और बढ़ जाएंगी जिस तरह से, क्योंकि 13 साल बाद इस घटना ने एक बार फिर से गृह युद्ध वाली याद जो है वो दोबारा से यादें ताज़ा कर दी हैं। यहाँ इसकी आशंका पूरे विश्व में दिखाई जा रही है। देखिए 20 जनवरी तक का टाइम है बाइडेन सरकार इस तरीके के जो अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए। उसके बाद जो बाइडेन सरकार में नहीं रहेंगे और डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे, और वो बार बार कहते हैं कि वो इस तरीके के युद्ध में उनका विश्वास नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट की जो उनकी पॉलिसी है वो इंटैक्ट रहेगी, उसमें उसकी इंटेंसिटी में कमी आ सकती है। लिहाजा इस मौके का फायदा उठाते हुए इसराइल ने इस तरीके के हमले, इस तरीके के रेबल का सपोर्ट किया। और जहां तक अमेरिका और रशिया का सवाल है, इनके बहुत सारे फ्लैश पॉइंट हैं जिसमें दोनों देशों के डिफरेंसेस हैं। एक तो इसराइल और हमास का इशू है, एक मिडिल ईस्ट में चाइना की पैठ और रशिया का इंटरफेरेंस है, एक ईरान को पूरी तरीके से रशिया बैक करता है, वहां भी अमेरिका और जो रशिया है दोनों एक पेज पे नहीं है, और अब सीरिया का मामला, तो दोनों में तल्खियां और बढ़ेंगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़े कैपिटलिस्ट थिंकिंग के लोग क्या इंसान है, वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को मानते हैं, तो लिहाजा वो पुतिन से बात करने में भी नहीं झिझकेंगे। तमाम रिसोर्सेज को वेस्ट करने से वो सोचते हैं कि डिप्लोमेटिक और डिप्लोमेसी को प्रमोशन देके बातचीत करके इस मामले को सुलझाया जा सके। लेकिन जहां तक मिडिल ईस्ट में पकड़ का सवाल है, अमेरिका ने अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है। रशिया और चाइना को एक बार फिर से कोशिश करनी पड़ेगी कि उन सारे फेंस सिटर कंट्रीज को अपने फेवर में लाए जो ना तो अमेरिका के साथ है और ना ही ईरान के साथ है, तो उनमें अपना दबदबा बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ अफ्रीकन नेशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन मैं बहुत ही आशावादी हूं कि ट्रंप के आने के बाद सारी स्थितियों में एक तमाम तरीके का चेंज आएगा। देखिए आज की डेट में पूरे वर्ल्ड के छोटे बड़े देश सब ट्रंप के आने का इंतजार कर रहे हैं,
क्योंकि दुनिया में इतने कई सारे फ्लैश पॉइंट है जिसमें कि युद्ध भड़क सकता है या युद्ध ऑलरेडी चल रहा है। तो ये स्थिति पिछले 2 ढाई साल से चल रही है। इसमें इससे लोगों को निजात पाना चाहिए। लिहाजा लोगों की उम्मीदें ट्रंप के साथ हैं, लेकिन रशिया और अमेरिका, अमेरिका चाहता है यूनिपोलर वर्ल्ड, रशिया चाहता है मल्टीपोलर वर्ल्ड। इन दोनों के डिफरेंसेस बने रहेंगे। रूबल और डॉलर की टकराहट भी बनी रहेगी। मिडिल ईस्ट में किसका आधिपत्य होगा इसके लिए टसल रहेगा। लेकिन ये सारे के सारे इशू डिप्लोमेटिक मैटर हैं, इसको उसके तहत सुलझाया जा सकता है, कन्फ्रंट करने की जरूरत नहीं है। पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के जो आपसी संबंध है वो मधुर रहे हैं, वो आपस में बातचीत करते रहे हैं। पिछले 4 साल जब जो बाइडेन की सरकार थी उसमें जरूर तल्खियां आई, लेकिन आगे आने वाले दिनों में एक रास्ता दिख रहा है। देखिए, यूक्रेन में भी एक तरीके की सुगबुगाहट है। इजराइल ने भी देखिए सदर लेबनान में सीज फायर किया हुआ है, तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन आ रहा है। लेकिन ये सीरिया का डेवलपमेंट सडनली ऐसा हुआ जिसकी लोगों ने कल्पना नहीं की थी। इसकी उम्मीद बशर अल असद जो उनके प्रेसिडेंट है सीरिया के, उन्होंने भी नहीं की थी। लिहाजा उनको अब चौकन्ना रहना पड़ेगा, अपनी सेना को मजबूत करना पड़ेगा और इस तरीके के रेबल आगे ना बढ़ के सत्ता परिवर्तन करें, इसको इंश्योर करना पड़ेगा। इसमें कहीं ना कहीं मैं मानता हूं सऊदी अरबिया और ईरान का भी क्लैश है। इसमें रशिया और यूएस का भी क्लैश दिख रहा है। और ईरान मेरा मानना है कि अगला टारगेट, अगर इस तरीके से परिस्थितियां मिडिल ईस्ट में बनी रही, तो अगला टारगेट ईरान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वहां भी सत्ता परिवर्तन की कुछ सुगबुगाहट आ सकती है। अयतुल्ला अल खुमैनी साहब की तबीयत ठीक नहीं, उनके बेटे हो सकता है सुप्रीम लीडर बन जाए। तो जब इस तरीके का सत्ता परिवर्तन होता है तो ये एक बड़ा ही अच्छा ग्राउंड होता है किसी भी सिस्टम को चेंज करने के लिए। तो मैं एक स्टेप आगे की सोचता हूँ, सीरिया के बाद अगर नेक्स्ट कोई टारगेट आता है वो ईरान है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ईरान एक न्यूक्लियर देश होने जा रहा है, उसके वर्ज पे खड़ा हुआ, उसके पास तमाम तरीके की मिसाइल्स हैं। वो नहीं हिचकेगा इसराइल को टारगेट करने के लिए, वो नहीं हिचकेगा अमेरिकन बेसिस को टारगेट करने के लिए। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तब ये मिडिल ईस्ट पूरा जलेगा, तब स्थिति बनेगी न्यूक्लियर वॉर की, तब स्थिति बनेगी, हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए। सिचुएशन बहुत ही फ्लूइड है, डायनेमिक है। मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से इन सारी जो आशंकाएं विश्व में फैली हुई हैं उस पे पूर्ण विराम लगेगा और एक तरह से शांति की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। लेकिन सीरिया का जो इश्यू है इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि पुतिन साहब को पूरी तरीके से मिलिट्री कैसे मदद कैसे ये देके रिजॉल्व बशर हो अल सकता असद है? की सरकार की सीरिया मदद का जो करके रेबल पे इशू कंट्रोल है करना चाहिए। ये कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा शरदेंदु जी। एक बार मैप के जरिए जरा हम दर्शकों को अपने बताते हैं कि किस तरह के हालात वहां पर बन रहे हैं। जरा समझिए और सुनिए किस तरह के हालात जो हैं वो एक तरह से देख सकते हैं। ये देखिए, ये मैप के जरिए हम आपको समझा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा सीरिया का नक्शा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं जॉर्डन है, नीचे लेबनान है, इजराइल है और साथ ही इराक है। और ये है अलेप्पो शहर, जहाँ पर स्थितियाँ जो हैं वो किस तरह से बेकाबू होती हुई नज़र आ रही हैं। इस शहर को लेकर अगर हम बात करें तो यहीं पर हालात जो हैं वो ख़राब हुए हैं। इस पूरे मैप के ज़रिए हम देखिए किस तरह से लेबनान और इजराइल में पिछले वक्त जो हालात बने हुए थे उसके बारे में भी हमने बताया। लेकिन अब सीज़ फायर को लेकर ये कहा जा रहा है कि सीज़ फायर, और ये जो है ये अलेप्पो शहर है जहाँ पर हालात जो हैं वो ख़राब हैं, जहाँ पर एक बार फिर से गृह युद्ध जैसे हालात जो हैं वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अलेप्पो शहर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर सीरिया के अलेप्पो शहर में, जहाँ पर ऊपर आप टर्की भी देख सकते हैं और नीचे आप लेबनान और इजराइल, जॉर्डन, इराक। हमारे साथ लगातार ख़ास मेहमान बने हुए हैं और इस मेहमान से हम चर्चा करेंगे लगातार जो हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन देखिए किस तरह के हालात वहाँ पर बन रहे हैं। शरदेंदु जी, किस तरह से हालात को कंट्रोल में किया जा सकता है अगर हम सीरिया की बात करें? क्योंकि एक तरफ देखिए इजराइल में जब हम हालात सुधरने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ अगर सीरिया में दोबारा ऐसे हालात बन रहे हैं तो क्या लग रहा है इसका असर भी वहाँ पर पड़ेगा? इजराइल या लेबनान में जो ठीक स्थितियाँ होती हुई आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्या वहाँ पर स्थितियाँ बिगड़ सकती हैं अगर यहाँ पर हालात नहीं सुधरते हैं अलेप्पो में? देखिए, ये डिपेंड करता है कि अलेप्पो शहर कितने दिन तक इनके कब्जे में रहता है। हयात तहरीर अल शाम जो एक रेबेल ग्रुप है उसको मदद पूरी तरीके से सुन्नी ग्रुप देता है। आज की डेट में जो शिया
का जो डोमिनेंस है सीरिया में, बशर अल असद की जो सरकार है वो कहीं न कहीं चाहती कि वहाँ पे एक रूढ़िवादी मुस्लिम सत्ता में आए। इस तरीके का सेकुलर कंट्री जो आज की डेट में इस्लामिक कंट्री के दायरे में नहीं आता, उस तरीके का रिलीजियस फंडामेंटलिज्म वहाँ पे नहीं है। तो तमाम तरीके के वो रेबल ग्रुप ये चाहते हैं कि वहाँ पे एक तरीके का फंडामेंटल ग्रुप आए जो कि पूरी तरीके से इस्लाम और इस्लामियत को वहाँ पे लागू करे। तो मेरा मानना है कि आज की डेट में अगर इस रेबल ग्रुप के साथ बशर अल असद की सरकार बातचीत करती, नेगोशिएशन करती या सीज फायर करती है तो इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा मानना है कि रशिया की मदद या ईरान की मदद से इस ऑपरेशन में और इंटेंसिफाई किया जाएगा। कहीं न कहीं जो सत्ताधारी दल है, जो बाथ पार्टी है सीरिया की, वो चाहेगी कि या तो उनको उस इलाके तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए या फिर उनको वहां से हटाया जाए। मेरा मानना है कि वहां की मिलिट्री, सीरियन आर्मी ये कैपेबिलिटी नहीं रखती है कि अलेप्पो शहर को पूरी तरीके से फिर से कैप्चर करके जो रेबल ग्रुप है उनको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद या बर्बाद किया जा सके। तो मेरा मानना है कि एक स्टेटस को भी अगर वहां पे आ जाता है तब भी सीरिया की स्थिति में इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा। बाद में नेगोशिएशन टेबल पे आके, जैसा कि 2016 में भी अलेप्पो इस तरीके के रेबल ग्रुप में चला गया था, लेकिन बाद में बातचीत के दौरान इसको फिर से सत्ता पार्टी ने अपने हिस्से में लेके वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन लागू किया। तो ऐसी स्थिति को दोहराया जा सकता है। चीजों को एग्रीवेट करने से सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर आप इस रेबल ग्रुप के साथ बात करते हैं और वहां पे जो एक प्रो डेमोक्रेसी का एक मूवमेंट चल रहा है उसके तहत अगर वहां डेमोक्रेसी आती तो सीरिया में एक परमानेंट सरकार आ सकती है। जमाने गुजर गए अब डिक्टेटरशिप के, जमाने गुजर गए डायनेस्टिक रूल के। अब उनको जो असद डायनेस्टी है उनको अब वो छोड़ के अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए जाते हैं तो ये भी एक वेलकम स्टेप होगा। अगर सिचुएशन नहीं कंट्रोल में आई, अगर इसी तरीके से रेबल ग्रुप के ऊपर सीरियन आर्मी ने हमले किया और इस तरीके के एयर स्ट्राइक की रशियन मदद से, तो मेरा मानना है कहीं न कहीं इसका इफेक्ट लेबनान पे भी पड़ेगा, क्योंकि ये जो हथियार जब आते हैं किसी ग्रुप के, इसका स्पिल ओवर होता है और जब ये स्पिल ओवर हिजबुल्लाह के पास जाएगा और हिजबुल्लाह अगर कोई छोटी-मोटी फायरिंग सदर्न लेबनान से इजराइल के ऊपर करता है तो ये सीज फायर लागू नहीं रहेगा और इजराइल आर्मी फिर सदर्न लेबनान पे अपना स्ट्राइक कर सकती है। देखिए, इजराइल की आर्मी आज की डेट में भी हमास पे हमले कर रही है, गाजा पट्टी पे उनके एयर स्ट्राइक या ग्राउंड ऑपरेशन जारी है, वो अभी खत्म नहीं हुए। लेबनान, सदर्न लेबनान में जरूर इसमें सीज फायर हुआ है, लेकिन चलिए श्रद्धेंदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है।